नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनीता, लेक्चरर ज्योग्राफी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुठथलटा सोनीपत, आप सभी को नवोदय क्रांति के ऑनलाइन सेशंस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम करेंगे 9th क्लास का टॉपिक, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद की स्थापना कैसे हुई और रूसी क्रांति का उसमें क्या योगदान रहा। काफी लंबा चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है। कहीं ना कहीं हम स्टोरी की भी हेल्प लेंगे और टाइमलाइन या जो आप देख रहे होंगे उनके माध्यम से चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। बट आई होप यू विल गेट द चैप्टर, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल इफ यू विल बी अटेंटिव टुवर्ड्स द लेसन। ओके, तो इसमें हमने आज क्या करना है। सबसे पहले जो पार्ट है चैप्टर का वो आपका आएगा परिवर्तन का युग। फिर हम औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन देखेंगे। यूरोप में समाजवाद का समर्थन कैसे मिला, रूसी क्रांति क्या थी, उस समय क्या क्या हुआ, रूसी साम्राज्य क्या है, अर्थव्यवस्था और समाजवाद क्या था, उथल पुथल का युग शुरू हुआ, उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और फिर फरवरी क्रांति, फिर अक्टूबर क्रांति, फिर गृह युद्ध की स्थिति हुई, उसका क्या प्रभाव पड़ा, समाजवादी समाज का निर्माण कैसे हुआ और स्टालिन का सामूहिकरण का प्रयास क्या था। थोड़ा सा लंबा जरूर है बट बहुत छोटा सा, बहुत समझ के हम एक कहानी की तरह इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में इतिहास के में हमने क्या पढ़ा था, फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुई थी। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो हमने सभी ने पढ़ा था कि उसके आदर्श क्या थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जिसके कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में समाजवाद के लिए भावना प्रखर हो गई थी, मुखरित हो गई थी और लोगों ने आंदोलन, क्रांतियां करनी शुरू कर दी थी। तो इसी क्रांति के बाद इसकी बहुत बड़ी देन है कि अनेक विचारकों का वर्ग उदित हुआ और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कब 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 ईस्वी में विश्व के विभिन्न भागों में अनेक क्वेश्चंस रेस हो गए विचारकों के, थिंकरों के माइंड में, और जगह जगह ये डिबेटेबल क्वेश्चन हो गया, विवाद का विषय हो गया, बातचीत का विषय हो गया कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था हो। क्या लोकतंत्र को अपनाया जाए, क्या पूंजीवाद अच्छा नहीं है, क्या राजा की सत्ता को छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से भारत से भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने इन विचारों का समर्थन किया और समाजवादी क्रांति से समाजवाद की भावना से बल मिला और भारत में भी राष्ट्रवाद की भावना और अधिक बलवती हुई। वैसे विश्व के अनेक देशों में तो इन सभी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ बच्चों, इन सभी के परिणाम स्वरूप पूरा जो यूरोपीय क्षेत्र था वो लगभग 3 वर्गों में बट गया। कौन से 3 वर्गों में? थिंकर्स के जो वर्ग थे उसमें एक था आपका उदारवादी समाज। कितने वर्गों में बट गया? 3 में। एक आपका उदारवादी, दूसरा आता था रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव, और तीसरा वर्ग था रेडिकल। रेडिकल मीन्स आमूल परिवर्तनवादी। बहुत ध्यान से पढ़ना इसको। उदारवादी जो रूढ़िवादी वर्ग था वो ये क्या कहता था कि रूढ़िवादी मतलब पुरानी विचारधाराओं में विश्वास रखते थे। ये कहते थे कि समाज में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। और ये राजा की सत्ता के भी पक्षधर थे, विशेष अधिकारों के भी पक्षधर थे। विशेषकर इस वर्ग में वो लोग थे जो उच्च थे, जो इन पदों पर विशेष अधिकार अर्जन किए हुए था। जैसे हमने देखा कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था ना, एस्टेट्स में। तो ये जो उच्च वर्ग के लोग थे अधिकतर वही थे, और ये समाज में जब बात चलती थी तो ये कहते थे कि कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद धीरे धीरे इनको ये तो लगा कि हाँ, परिवर्तन थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा परिवर्तन की और बहुत तेजी से परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा रूढ़िवादी वर्ग जो लगभग नगण्य परिवर्तन के पक्षधर थे। उसके बाद दूसरा वर्ग था बच्चों उदारवादी। उदारवादी क्या कहते थे कि वो पूर्ण परिवर्तन के पक्षधर थे। उनका मानना था कि जो राजा के दाविये अधिकार हैं, जो विशेष अधिकार हैं, उनको समाप्त कर दिया जाए। सत्ता
का जो सरकारें हैं वो अंतरिम सरकार या लोकतंत्रात्मक सरकारें हो, राजाओं से सत्ता निकल जाए, और वो विशेषकर व्यक्ति विशेष के अधिकार के पक्ष में थे कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है। कौन? उदारवादी। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है तो उसे स्वतंत्र ही रहने दिया जाए, उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा ना डाली जाए। और वो राज्य की स्वतंत्रता के भी पक्षधर थे कि राज्य में राज व्यवस्था चलती रहे, प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन हो, लेकिन कुछ विशेष वर्ग के लोगों को ही, जो प्रतिनिधि सभा में हैं, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार हो। वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। मीन्स परिवर्तन चाहते थे, धीमा परिवर्तन चाहते थे, पूरी तरह परिवर्तित होना नहीं चाहते थे। वो वर्ग कौन सा था? उदारवादी। और तीसरा वर्ग था, वो था रेडिकल, जिसको हम आमूलवादी भी कहते हैं। ये पूरी तरह परिवर्तन के पक्षधर थे। ये चाहते थे, ये कहते थे कि पूरी तरह प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन होना चाहिए, समाजवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए, किसी के द्वारा किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, उत्पादन वितरण के साधनों पर सभी का अधिकार हो, सभी को वोट डालने का अधिकार हो, यद्यपि यहाँ तक कि भी ये महिला मताधिकार के भी पक्ष में थे। तो समानता पर आधारित और परिवर्तनशील समाज चाहते थे, जिसमें किसी को कोई जन्म पर आधारित या कोई विशेष अधिकार प्राप्त ना हो। तो पूरा समाज इस वर्ग में, इन तीन वर्गों में बटा हुआ था। कौन सा? किसकी बात कर रहे हो? यूरोपीय समाज की। तो ये तीन वर्ग थे थिंकर्स के। जब ये तीन वर्ग थे तो ये इस युग को हम 19वीं शताब्दी का युग कहते हैं। कौन सा? 19वीं शताब्दी का युग। तो ये हमारा सारा किसका युग था? परिवर्तन का युग था। समझ आया? तो इस परिवर्तन के युग के बाद ही उसी समय क्या हुआ? यूरोपीय राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई और औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज में परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए? कि अनेक उद्योग स्थापित हो गए। गांव से जनसंख्या कहाँ आने लगी? जब उद्योग स्थापित हो गए तो गांव से छोड़कर जनसंख्या शहरों की ओर आने लगी। जनसंख्या का अधिक दबाव हो गया, पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई, उद्योगों पर बड़े बड़े लोगों का अधिकार हो गया। जो मालिक थे मजदूरों से ज्यादा घंटे कार्य करवाते थे, कम वेतन देते थे, यानी उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो इस औद्योगिक समाज ने किसको जन्म दिया? पूंजीवादी व्यवस्था को। किसको जन्म दिया बच्चों? पूंजीवादी व्यवस्था को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है? वह व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष का अधिकार होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। अब उदारवादी रूढ़िवादियों को तो कोई मतलब ही नहीं था, जो चल रहा है, वो तो अपने अधिकारों के पक्ष में थे। लेकिन उदारवादी इस बात के उसमें थे कि व्यक्ति को स्वतंत्रता है ना, अगर पूंजी का बंटवारा असमान रूप से है तो कोई बात नहीं, समाज का तो विकास हो रहा है। लेकिन इस बात पर रेडिकल बट गए। अब रेडिकल्स का क्या मानना था कि नहीं, समाज का बंटवारा तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन सभी का समान बंटवारा होना चाहिए। मजदूरों को कम वेतन क्यों दिया जाए? तो इस प्रकार से क्या हुआ? औद्योगिक समाज में पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हुआ। लेकिन फिर सामाजिक परिवर्तन का युग और कैसे आया कि अधिकांश जनसंख्या कहाँ आ गई? शहरों की ओर आ गई। लोगों को रोजगार मिलने लगा, उनकी आजीविका मिलने लगी, तो आय भी होने लगी। लेकिन आय क्या थी? बहुत ही कम थी। तो जिसके कारण उच्च और निम्न वर्ग के, यानी अमीर और गरीब के बीच जो खाई थी वो बहुत बड़ी होती चली गई, जिससे इन समाज के जो थिंकर्स वर्ग थे इनका ध्यान बटा और इन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार जब बातें होती थी और इन समाज के उत्थान पर, तो इन बातों पर जब विचार विमर्श होते थे तो पूरा समाज दो धड़ों में बट गया। कुछ लोग तो क्या हुए? रेडिकल्स के साथ, उदारवादियों के साथ जाना शुरू हो गए, ये बड़ा वर्ग बनने लगा। कुछ लोग रेडिकल्स के साथ जाना शुरू हो गए और इनका तो इतना अस्तित्व नहीं था, ये लोग कोई परिवर्तन चाहते भी नहीं थे। तो इस प्रकार लामबंदी यानी गुटबंदी आरंभ हो गई। क्लियर हुआ?
अब उसके बाद क्या होता है, यूरोप में समाजवाद। अब यूरोप में समाजवाद कैसे आता है, जब गुटबंदी शुरू होती है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, जब उदारवादी और रेडिकल्स का बहुत बड़ा गुट हो जाता है तो लोग इनमें समान विचारधारा रखने वाले लोग इनके साथ मिल जाते हैं। उसी समय जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो अनेक देशों में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी, जो कोई इनके साथ जाना चाहता था तो कोई इनके साथ, और इन्होंने अलग अलग संगठन बना लिए। जैसे इंग्लैंड में उसी समय क्या हुआ, इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन, नाम समझ आ रहा होगा आपको, मैं लिख देती हूँ आपकी सुविधा के लिए। इंग्लैंड में रॉबर्ट ओवन था जिन्होंने समन्वित प्रणाली अपनाने पर जोर दिया, जिन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था नहीं बल्कि समाजवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए। अगर है तो उनके बीच एक समन्वय, एक तालमेल होना चाहिए जिसमें किसी के द्वारा किसी का शोषण ना हो। समझ आया? रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड से था। उसी समय दूसरा हमारा जो दूसरे आते हैं वो हमारे फ्रांसीसी क्षेत्र में आए, जिसमें लुई ब्लांक थे फ्रांस से। कौन थे? लुई ब्लांक। ये कहते थे कि पूरी तरह परिवर्तन होना चाहिए, विशेष अधिकारों को समाप्त कर देना चाहिए, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो समाप्त होनी चाहिए, और इन्होंने इसी प्रकार के समाज की रचना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था समाजवाद का विकास करना, कि उद्योगों का विकास तो हो लेकिन सभी को बराबर के अधिकार हो, काम के घंटे निश्चित हो, व्यक्तियों को व्यक्ति होने के नाते कुछ स्वतंत्रताएं दी जाए, उनका शोषण कम किया जाए। उसी समय प्रसिद्ध समाजवादी नाम था कार्ल मार्क्स, शायद आपने नाम सुना होगा, जिसको वैज्ञानिक और इन्हीं के मित्र थे फ्रेडरिक एंगेल्स। आप नोट कर लेना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से भी लो और चैप्टर को समझने के लिए भी लो, क्योंकि यही वो लोग थे जो समाज में परिवर्तन के पक्षधर थे, अग्रदूत माने जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स जिन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद दिया था, इनका क्या मानना था? कार्ल मार्क्स ने कहा, जो इन्हीं के विचारों से मेल खाते थे, कि पूरी तरह पूंजीवाद का अंत कर देना चाहिए, कि पूंजीवादी व्यवस्था ही शोषण की जन्मदात्री है जो समाज को टुकड़ों में बांटती है। और क्या कहा इन्होंने, कि सभी को कार्य के घंटे निश्चित कर देने चाहिए, किसी के द्वारा किसी का शोषण ना किया जाए, और समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, किसी संस्था विशेष का नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? संपूर्ण समाज का। तो वह व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का अधिकार होता है, उसका लाभ हानि का दावेदार समाज ही होता है, विकास के लिए समाज ही उत्तरदायी होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि परस्पर समानता और न्याय होता है। तो कार्ल मार्क्स ऐसी ही वैज्ञानिक विचारधारा के पक्षधर थे, तो उन्होंने समाजवादी विचारधारा का पक्ष लिया, और इस प्रकार अनेक क्षेत्रों में किसका उदय हुआ? समाजवाद का उदय हुआ। जो छिटपुट छोटी छोटी घटनाएं थी वो दबती चली गई और इनकी भावना मुखरित होती चली गई, जिसके कारण यूरोपीय समाज में समाजवादी भावना प्रबल होती चली गई। स्पष्ट नहीं हुआ यहाँ पर कि समाजवाद पूरी तरह स्थापित हो गया, लेकिन समाजवाद का समर्थन भी अनेक क्षेत्रों से मिला। जो आपका आया ना समाजवाद का समर्थन, समाजवाद को अनेक क्षेत्रों से समर्थन मिला। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियां बन गई। जैसे जर्मन में जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। उसी प्रकार फ्रांस में, ये जर्मन में हुई, उसी प्रकार फ्रांस में भी फ्रांसीसी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, जो हमने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी पढ़ा। वह बहुत अधिक मुखरित होती चली गई। उसी प्रकार इंग्लैंड में मजदूरों के दल ने इकट्ठा होकर लेबर पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, दो पार्टी उदित हुई, जिसमें लेबर पार्टी मुख्य रूप से इसी समय प्रखर हुई मानी जाती है। तो मजदूरों ने भी आवाज उठानी प्रारंभ कर दी और अपने संगठन बना लिए।
इसी प्रकार अनेक अक्षेत्रों में मजदूरों के संगठन बन गए। उसी समय रूस में भी मजदूरों का संगठन बना, जिसको क्या कहा जाता था? सोवियत। याद रहेगा, इसको सोवियत कहा जाता था। सोवियत क्या थी? रूस में जो मजदूर थे उनकी जो परिषद, जो संस्था थी, उसको सोवियत कहा गया। बाद में जिसका नाम बदलकर पता है क्या लिखा गया? कॉमिल्टन। क्या नाम रखा गया? कॉमिल्टन या कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट। बाद में फिर जब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ गई तो इसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, यानी अनेक भागों में ये संस्था इंटरनेशनल, अनेक भागों में जब ये संस्था निर्मित हो गई, मजदूरों के संगठन बनते गए और समाजवादी व्यवस्था जोर पकड़ने लगी, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन बना जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया। उसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नाम दिया गया, कॉमिल्टन। फिर द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, प्रथम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, यानी विभिन्न अक्षेत्रों में, यूरोप के विभिन्न भागों में समाजवाद को, किसको? समाजवाद को बढ़ावा देने के लिए अनेक अक्षेत्रों में मजदूरों के संगठन बन गए, किसानों के संगठन बन गए, जो पूंजीवाद का विरोध करते थे, विशेष अधिकारों का विरोध करते थे और पूरी तरह परिवर्तन चाहते थे, समाजवादी सत्ता के पक्षधर थे। तो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी विशेषकर यूरोप में, जैसे ब्रिटेन का है, फ्रांस का हमने देखा, फिर हमारा जर्मनी का है, फिर रूस का हो गया, इन विभिन्न क्षेत्रों में जो बड़े बड़े क्षेत्र थे उनमें कॉमिल्टन इंटरनेशनल यानी मजदूरों के संगठन बन गए जो समाजवाद के पक्षधर थे। औरतों ने भी इकट्ठा होना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, है ना? फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है आपको समझ आ रहा होगा ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी? ओके। तो इसके बाद जब यूरोप में समाजवाद का समर्थन मिला, तो जब ये सारे काम होते जा रहे थे, तो उसी समय 1917 ईस्वी में क्या हुआ? रूस में क्रांति हुई। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम क्रांति हो जाए, कुछ ना कुछ तो परिस्थितियां रही होंगी ना। तो रूस में क्रांति की क्या क्या परिस्थितियां रही, वो हमें अब देखना है कि रूस में क्या क्या परिस्थितियां रही। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे साम्राज्य, रूस का साम्राज्य। तो इसके लिए हमें वर्ल्ड मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कौन सा भाग है जो इसमें आएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पूरा विश्व जो रूसी साम्राज्य का अंग था, उसमें कौन कौन से भाग थे वो मैं दिखा रही हूँ आपको। अभी देखना, रूस, जर्मनी और ये भाग थे। ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। ये आपका जो पूरा क्षेत्र विस्तृत भाग दिखाई दे रहा है, अब क्लियर हो रहा होगा। ये पूरा क्षेत्र है, ये इसको रूस कहते हैं, जिसमें फिनलैंड ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, फिनलैंड। उसके साथ ही ये छोटे छोटे जो अब नए स्वतंत्र राज्य देश बने हैं, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, पोलैंड, ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, पोलैंड, ये पिंक में यूक्रेन है, फिर अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये पूरे क्षेत्र, ये और नीचे का ये टर्की का ये येलो कलर का जो भाग है, ये काला सागर से नीचे का क्षेत्र, ये पिंक कलर में तुर्की लिखा हुआ है, ये क्षेत्र, ये सारे किसका भाग थे? रूसी साम्राज्य का भाग थे। क्लियर हुआ? अब इस रूसी साम्राज्य के भाग में अनेक सोवियतों की यूनियनें बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर 1905 ईस्वी में क्रांति हुई, उसके कई कारण थे क्यों क्रांति हुई। तो यहाँ की पहले हम देखेंगे कि इस रूस के भाग की इतना विस्तृत साम्राज्य था, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। अब इसमें कई तरह का समाज था, वो मैं अभी करा देती हूँ आपको, फिर बार बार हमें नहीं देखना पड़े। देखो, पहले इसमें तो दूसरा क्या था? अर्थव्यवस्था और समाज। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी और समाज कैसे था? यहाँ का समाज सामाजिक परिवर्तन का पक्षधर था। 1917 में जार निकोलस द्वितीय, नोट कर लेना, जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक था। जार निकोलस द्वितीय निरंकुश था। निरंकुश क्या होता है? बहुत ही सख्त होना, जो अपनी मर्जी से सब कुछ कराता था,
जनता की तरफ कोई ध्यान या उनको किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। क्लियर हुआ? तो जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक था जो बहुत ही निरंकुश था। इस पूरे अक्षेत्र पर उसी का शासन था। अब उद्योगों का विकास था। उद्योगों में मजदूर जो काम करते थे उनके, अब अगला क्या पार्ट आ रहा है, ये तो हमने देखा पहले साम्राज्य कि क्या था साम्राज्य, जार कैसा था, शासक कौन था, जार निकोलस द्वितीय जो निरंकुश था। कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। एक ही पार्टी की सत्ता थी जिसको सामंतवादी कहते थे। जो राजा ने कह दिया वही सर्वोपरि होता था, कोई उसमें बदलाव नहीं कर सकता था। क्लियर? अब पूंजीवादी व्यवस्था कायम थी। साम्यवादी, पूंजीवादी यानी उद्योगों का विकास था। उद्योगों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार था। जमीन असमान रूप से बटी हुई थी। राजनीतिक प्रक्रिया में भी उच्च वर्ग के लोगों को प्रभुत्व था। सभी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। वो विशेष अधिकार यानी बड़े लोगों के घर में, सामंतों के घर में अंतर क्या था? फ्रांसीसी क्रांति में जो सामंत थे उनके लोग आदर करते थे, लेकिन रूस के समय में, रूस की क्रांति के समय जार निकोलस के शासन में जो सामंत थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनका लोग आदर नहीं करते थे। ऐसी घटनाएं भी आप पढ़ोगे कि उसमें सामंतों की कई जगह पिटाई भी हुई है। उनको कर वसूलने का अधिकार नहीं था, लेकिन हाँ विशेष अधिकार थे कि राजा उनकी खूब सुनता था और वो अपनी मर्जी से कोई भी कानून पास करवा देते थे। उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें होती थी। ऐशो आराम वाला जीवन वो व्यतीत करते थे। ठीक है, भूमि के मालिक होते थे। तो ये सामंतवादी व्यवस्था थी। अब देखते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज कैसे था। अर्थव्यवस्था और समाज क्या था? अर्थव्यवस्था डावाडोल थी। कारण क्या था कि उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण नहीं था, पूंजीपतियों का नियंत्रण था, जिनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। वह लोगों से ज्यादा घंटे यानी 12 घंटे तो था ही, कई बार 15 घंटे तक कार्य करवाते थे। तो 12 से 15 घंटे कार्य करवाते थे। वेतन बहुत ही कम दिया जाता था। स्त्रियां भी उद्योगों में काम करती थी, लेकिन उनको पुरुषों की तुलना में बराबर वेतन नहीं दिया जाता था। फ्रांस की बजाय फ्रांस में 40 से 50% लोग कृषि करते थे, जबकि रूस में लगभग 70 से 80% लोग कृषि कार्य में व्यस्त थे। परंतु जमीन का बंटवारा असमान था। सामंतों के अधीन जमीन थी, छोटे किसानों के पास जमीन ना के बराबर थी। ये कर नहीं वसूल सकते थे, लेकिन उनको मजदूरों के रूप में कार्य करना पड़ता था। वेतन कम देते थे और इसीलिए मजदूरों की दशा बहुत ही दयनीय थी। कार्ल मार्क्स ने कहा भी था कि मजदूरों के पास छीनने के अलावा यानी छीनने के लिए केवल जंजीरें हैं और उनके पास कुछ भी नहीं है। तो किसानों की, मजदूरों की हालत बहुत ही खराब थी। उसी समय क्या हुआ? अकाल पड़ा, जिसके कारण अकाल पड़ा तो अनाज की कीमतें बहुत बढ़ गई, उत्पादन कम हो गया, अनाज की कीमतें बहुत बढ़ गई। जो बड़े जमींदार थे उन जमींदारों ने अनाज अपने पास सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। सरकार को भी कम दामों पर अनाज नहीं देते थे, तो जिससे भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। अब इस भूखमरी की समस्या ने लोगों का जीवन और भी दयनीय बना दिया। मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति में लोग आ गए। तो समाज की स्थिति कैसी थी? अर्थव्यवस्था और समाज डावाडोल था। अब समाजवाद के उदय के लिए लोगों ने प्रयास आरंभ किया, यानी लोगों ने मांगना शुरू किया कि उद्योगों पर मजदूरों का अधिकार हो, यानी लोगों ने संगठन बनाने शुरू कर दिए। हालांकि कोई विशेष संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने संगठन बनाने प्रारंभ कर दिए। और उन्होंने जब जो किनारा था, जैसे रिवर थी, उस रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट था, पश्चिमी किनारा था, उस पर राजा का महल, विंटर पैलेस जिसको हम कहते हैं, और उसी समय ड्यूमा का भी गठन किया गया। ड्यूमा रूस की संसद को कहा जाता है, वो उसका कार्यालय भी
विंटर पैलेस और बड़े बड़े जो जमींदार सामंत थे उनके मकान इस ओर थे, जो छोटे छोटे लोग थे उनके मकान नदी के बाईं ओर थे। तो इनमें पर्याप्त अंतर था। यहाँ पर विशेष सुविधाएं नहीं थी, यहाँ विशेष सुविधाएं थी। इसके कारण क्या हुआ, समाज में असमानता उत्पन्न हो गई। तो लोगों ने आंदोलन आरंभ कर दिए। ठीक है, उसी समय क्या हुआ कि जार ने जो इधर इस किनारे पर कुछ फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी, लॉक लगा दिया, जिसके कारण यहाँ से लोग और लगभग 400 फैक्ट्री के मालिकों ने भी इनका साथ दिया और 400 फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब जार ने इनको दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दबा नहीं पाए। परिणाम क्या हुआ, उत्पादन भी गिर गया, उधर से अनाज की, और वैसे वेतन कम था, अनाज की कीमतें भी बढ़ती चली गई। तो एक समाजवादी व्यवस्था मुखरित होनी शुरू हो गई, लेकिन राजा ने उसको दबाना चाहा। अब क्या हुआ, उसके बाद जब कोई किसी का शोषण करता है तो उसे कितना दबा सकता है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, वो हुआ उथल पुथल का युग शुरू हुआ। वो उथल पुथल क्या थी, ये क्रांति का प्रारंभिक समय माना जाता है। इसको 1905 मैंने यहाँ वर्ड लिखा है। 1905 में क्या हुआ, खूनी रविवार। अब ये क्या है भाई, ये तो देखना पड़ेगा ना क्या है। तो 1905 ईस्वी में, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ कीमतें बढ़ गई और हड़ताल भी कर दी, दबाने की कोशिश की गई, लोगों की बातें नहीं सुनता था। और इसकी पत्नी थी जो ढोंगी साधु रासपुतीन के वेश में रहती थी, उसके बहकावे में, इसलिए जो सत्ता के आसपास लोग रहते थे उन लोगों को ही अपने कब्जे में रखती थी और जनता के कल्याण की ओर कोई ध्यान नहीं देती थी। सेम वही फ्रांसीसी क्रांति वाला हाल, यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही था। तो परिणाम क्या हुआ, यहाँ का नेता था, पादरी था, उसके नेतृत्व में, पादरी के नेतृत्व में, गैबसन के नाम से पादरी है, उसके नेतृत्व में जब लोगों को वो भगवान मानते थे, जार के शासक को, तो पाव रोटी की कीमतें बहुत ऊंची हो गई, लोगों को खाने के लिए अनाज भी नहीं मिला। तो वो इकट्ठे होकर एक जुलूस की फॉर्म में जार के पास जा रहे थे और नीचे खड़े होकर उन्होंने याचिका की कि छोटे भगवान हमें रोटी दो। तो जार ने कुछ नहीं सुना और उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवा दी। घुड़सवार सेना को आदेश दे दिया, जिसमें जानते हो उस दिन रविवार का दिन था, 100 व्यक्ति मारे गए और लगभग 300 व्यक्ति घायल हो गए। उस दिन रविवार का दिन था, 1905 की ये घटना है। इससे इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है कि अनावश्यक जिसको वो भगवान मानते हैं, उस लोगों ने जब वो भीख मांग रहे रोटी के लिए कि भगवान हमें रोटी दो, हमारा कुछ कार्य करो, हमारी कुछ समस्याएं सुनो, तो उनको बजाय रोटी देने के जब उनको गोलियां मिलती हैं, घुड़सवार सेना के द्वारा उन्हें दबाया जाता है, दमन किया जाता है और वो इतने लोग मारे गए और घायल हो गए। तो इसलिए इसे इतिहास में खूनी रविवार कहा जाता है। इसी के बाद लोग शब्द हो गए और उनका राजा पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने अनेक प्रकार के संगठन बना लिए। तो इस समय रूस में 2 विकसित धड़े उभर कर आए। वो कौन कौन से थे, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रूस का समाज, अनेक मजदूरों ने अपने संगठन बना लिए थे। तो रूस में 2 बड़े दल विकसित हुए, एक था बोल्शेविक और दूसरा था मोनसेविक। बोल्शेविक दल जो बहुमत में था, यानी अधिक लोग जिसके समर्थन में थे, और उसका नेता था बेटा लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। और मोनसेविक दल था जो अल्पमत में थोड़े लोग थे, उनका जो संगठन बना था वो मोनसेविक था और उनके नेता थे करंस्की। कौन थे उनके नेता? करंस्की। ठीक है। और दूसरा हमने देखा सोवियत का, कि जब इस प्रकार की बातें हो रही थी तो उसी समय जो फिर आगे घटनाएं हुई तो इनको दबाने की कोशिश की। तो सेना ने, घुड़सवार सेना को आदेश दिए दबाने के, तो घुड़सवार सेना ने क्या किया, गोली चलाने से मना कर दिया, बल्कि जो वहां पर बीच में ही लोग थे महल में, जो उनके सैनिक थे, 1-2 ने तो उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया जो उनके कमांडर थे। तो उन्होंने, सोवियत मजदूरों के संगठन ने और सेना ने मिलकर परिषद का निर्माण कर लिया, जिसको विस्तृत अर्थों में समय और स्थान के अनुसार इनके रूप बदलते रहते हैं।
परिषदों का गठन कर लिया जो करंस्की सरकार से यानी मोन्सेविक पार्टी से मिलती जुलती थी। समझ आया होगा इतना। अब क्या होता है, जब ये हुआ 1905 की घटना आपको समझ आ गई। जब ये इधर चल ही रहा था और उधर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो उसी समय ही प्रथम विश्व युद्ध, ये 1905 की घटना है, जब ये पूरे जोरों पर था, तो उसी समय 1914 से और 15 के बीच, 1914 में 14 से 18 हुआ था ना, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें वहां के सैनिक नहीं चाहते थे युद्ध में भाग लेना, लेकिन राजा ने जबरदस्ती युद्ध में धकेल दिया, जिसमें लगभग 1916 ईस्वी तक 1916 तक 6 लाख सैनिक युद्ध में मारे जा चुके थे। कितने? 6 लाख सैनिक युद्ध में मारे जा चुके थे। उद्योग धंधे ठप हो चुके थे, क्योंकि जो लोग काम करने वाले थे वो उद्योगों में भेज दिए, जो काम करने वाले थे वो युद्ध में भेज दिए। औरतें मजदूरी का काम करती, खेतों पर भी काम करती थी, तो औरतों ने अपने संगठन बना लिए और राजा के विरुद्ध लामबंद होना शुरू कर दिया। इसी समय औरतों को वैश्य मताधिकार का अधिकार भी दिया गया था, मताधिकार भी दिया गया था। तो जब ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय महान अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। दूसरा, कीमतें ऊंची हो गई। फिर दूसरा क्या हुआ, और घटनाएं क्या हुई, 1905 की क्रांति, खूनी रविवार, जिसको अभी लोग भूले ही नहीं थे। उद्योग तहस नहस हो गए, क्योंकि जो काम करने वाले लोग थे उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, युद्ध को जारी रखा गया। फिर अपने मित्र राष्ट्र, सहयोगी जो राष्ट्र थे, उसका साथ दिया अमेरिका का, तो जिसके कारण लोग यहाँ पे सेना भी और रूस के लोग भी पूरी तरह इनके विरोध में हो गए। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ बच्चों, उस समय पता है क्या था, जो रूस का क्षेत्र था, ये भाग था, मित्र राष्ट्र थे जिनमें कौन कौन शामिल था, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। इन्होंने अमेरिका का साथ दिया 1917 में, अचानक युद्ध में आ गए थे, तो ये मित्र राष्ट्र थे। दूसरा, केंद्रीय शक्तियां थी, जिनमें आप देख रहे होंगे जर्मनी, फिर यहाँ पर बेल्जियम, पोलैंड, फिर नीचे की ओर आपका बुल्गारिया, ईरान, रोमानिया, ये केंद्रीय शक्तियां थी। टर्की इन्हीं केंद्रीय शक्तियों का इस समय टर्की भाग था, जबकि रूस टर्की में सलाव लोग रहते थे, इनको अपने अधीन लाना चाहता था, तो इनके बीच भी विरोध था। अब इनके बीच जब युद्ध चल रहा था, तो कुछ देश ऐसे थे जैसे नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ये छोटा सा ग्रीन कलर का, ये देश, इधर स्पेन, ये युद्ध से बाहर थे, तटस्थ थे। कुछ देश केंद्रीय शक्तियों में, जैसे इटली है, ये आपका टर्की इटली का है, और यूनान का, ये लोग मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गए। तो टर्की और ऑस्ट्रिया, ये लोग केंद्रीय शक्तियों के साथ शामिल हो गए। तो लगभग ये पूरा विश्व युद्ध में शामिल हो गया, धड़ों में बट गया, जिसको विश्व युद्ध कहा गया। अब इतना अधिक जनधन की हानि हुई। जब ये यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे थे, पेट्रोगार्ड यहाँ पर, तो इसका नाम उसी समय सेंट पीटर्सबर्ग का नाम पेट्रोगार्ड रखा गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। तो जर्मन सैनिक कुचलते हुए इनको आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो यहाँ इस सर्दी का फायदा उठाकर जर्मन सैनिक हार तो गए, लेकिन उनके ये जो क्षेत्र थे इधर वाले, इन सभी पर जर्मन सेना का कब्जा हो गया और रूस को इनसे हाथ धोना पड़ा। तो ये ऑटोमन शासक, ऑटोमन साम्राज्य भी इनसे अलग हो गया। तो इस प्रकार मतलब एक तरफ तो रूस युद्ध में हार रहा था, दूसरी तरफ उसके सैनिक बहुत अधिक मारे जा चुके थे। तीसरा मुख्य कारण क्या था कि अनाज की कीमतें बहुत ऊंची हो गई थी। उसी समय उद्योग धंधे ठप हो गए, तो लोगों के लिए खाद्यान्न की और वस्तुओं के निर्मित होने की समस्या हो गई, तो उनको अनाज के खाने के भी लाले पड़ गए और बेरोजगारी चारों तरफ व्याप्त हो गई। ऐसे में जब ये सारा प्रथम विश्व युद्ध का ये चल रहा था, तो उसी समय जब राजा माना ही नहीं, तो सेना ने, जब राजा ने सेना को आदेश दिया, तो सेना ने लोगों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया और अनेकों सैनिकों ने युद्ध में भाग लेने से वो तंग आ चुके थे, तो उन्होंने सेना से त्याग पत्र दे दिया। जबरन जब युद्ध खत्म हुआ, तो लगभग काफी लोग राजा के जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध हो चुके थे। तो फिर क्या हुई? फरवरी क्रांति। यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद क्या हुआ, चलो दोबारा लिख लेंगे। फिर क्या हुआ? फरवरी क्रांति हुई।
तो फरवरी क्रांति क्या थी? फरवरी क्रांति में बोल्शेविक नेता जो था, उनका मानना था उसी समय कारखानों में महिलाओं को कारखानों से निकाल दिया गया और जबरदस्ती उनको काम के घंटे निश्चित नहीं थे, बहुत कम वेतन दिया जाता था और एक कारखाने में मतलब तालाबंदी कर दी, जिसमें उसके साथ 200 कारखाना मालिकों ने और कारखाने बंद कर दिए। तो मजदूरों का समर्थन मिला। तो उस समय व्लादिमीर लेनिन ने इसकी बागडोर संभाल ली और उन्होंने समाज में उत्थान के लिए कुछ प्रयास किए। क्या प्रयास किए? सोवियतों का गठन किया, लाल कुर्ती सैनिक, जिसको रेड या लाल कुर्ती सेना, यंग लोगों की लाल कुर्ती सेना बनाई। उसी प्रकार गिसेप्पी मैज़िनी ने जैसे इटली में बनाई थी, तो उन्होंने भी लाल कुर्ती सैनिक अलग से सेना बना ली। तो उसके नेतृत्व में इन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया और राजा ने जब 1905 में ही राजा ने ड्यूमा को भंग कर दिया, तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब ये जो अंतरिम सरकार थी, जो सोवियतों से और सैनिकों से मिलकर बनी थी, इसने राजा पर दबाव डाला कि वह सत्ता छोड़ दे और 2 फरवरी 1917 ईस्वी को राजा ने सत्ता से त्याग पत्र दे दिया। तो फरवरी क्रांति हुई किस लिए? कि इसके तहत राजा ने त्याग पत्र दे दिया और बोल्शेविक का नेता जो लेनिन था, उसने अनेक मांगे लोगों के सामने रखी, लेकिन लोग उससे प्रभावित नहीं हुए और मोनसेविक नेता यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार बनी। तो उस समय उससे कंजर्वेटिव पार्टी ने लोगों को एकजुट तो किया, लेकिन आतंक स्थापित करना शुरू कर दिया, सामूहिकरण का प्रयास करने लगी, जमीनों को बांटने लगी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने भी उच्च वर्ग के लोगों को अपनी परिषदों में ले लिया, जो ड्यूमा दोबारा बनाई गई उसमें उन लोगों को ले लिया। अंतरिम सरकार ने अपने अधिकारों का प्रयोग कर शक्ति का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, जिससे लोग विरुद्ध हो गए और फिर राजा ने उनका साथ दिया, क्योंकि राजा भी उन्हीं धनाढ्य व्यक्तियों के पक्ष में था। तो इसलिए बाहर रहते हुए भी सत्ता से त्याग पत्र देने के बाद भी कंजर्वेटिव पार्टी और बोल्शेविक तथा राजा के बीच फिर क्रांति हुई, जिसको अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। वैसे ये नवंबर में हुई थी क्रांति, लेकिन गार्गेरियन कैलेंडर जो रूस का कैलेंडर है उसके अनुसार उस समय नवंबर में हुई, तो अक्टूबर का महीना था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस समय कंजर्वेटिव पार्टी का अंत हो गया। अब दोनों में एक क्वेश्चन आता है कि फरवरी और अक्टूबर क्रांति में क्या समानताएं थी, क्या भिन्नताएं थी? तो फरवरी क्रांति फरवरी में सोवियतों के द्वारा और लेनिन के नेतृत्व में की गई थी। इसके कारण जार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। जार ने पद से त्याग पत्र दे दिया था। अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नई पार्टी का गठन करने के लिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रयास आरंभ हो गए थे और राजा सत्ता से विहीन यानी राजतंत्र का अंत हो गया था। अब उसके बाद अक्टूबर क्रांति हुई। अक्टूबर क्रांति के बाद सत्ता जहां तक जब फरवरी क्रांति में लेनिन वापस चले गए थे, तो अक्टूबर में लेनिन फिर वापस आ गए। जब उसने देखा कि कंजर्वेटिव पार्टी सही प्रकार शासन नहीं कर रही है, तो लेनिन ने पुनः अपने बोल्शेविकों को साथ लेकर सत्ता के लिए यानी फिर से समाजवाद के प्रयास के लिए कार्य किया। और लेनिन ने इसी समय 3 मांगे दी, जिसको अप्रैल में थी, जिसको हम लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या थी? उन्होंने कहा कि जो भूमि का पुनर्वितरण है, भूमि असमान रूप से वितरित है, उसको समान रूप से बांट दिया जाए। जागीरें बड़े लोगों से लेकर छोटे लोगों में बांट दी जाए। दूसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। निजी संपत्ति को समाप्त किया जाए और उद्योगों पर जमींदारों का नहीं, पूंजीपतियों का नहीं, बल्कि मजदूरों का स्वामित्व हो। इसीलिए कहा था कि कपड़े बनाने वाले चिथड़े क्यों पहने। तो इन विचारों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और वो एकत्रित होना शुरू हो गए। तो फिर अक्टूबर क्रांति हुई, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी यानी केरेंस्की सरकार का पतन हुआ और बोल्शेविकों के हाथ सत्ता आ गई। लेकिन बोल्शेविकों की सत्ता को भी मानने से मना कर दिया गया, तो इसलिए सोवियत और बोल्शेविकों के बीच द्वंद्व उत्पन्न हो गया, जिसने रूस में गृह युद्ध का प्रभाव डाला। लेकिन
बहुत ही जल्दी यहाँ के लोगों ने स्टालिन का उदय हुआ, जो कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में थे, दोनों से ही अलग स्टालिन, उन्होंने समाजवादी समाज के निर्माण में योगदान दिया। समाजवादी समाज के निर्माण में हालांकि लेनिन का बहुत अधिक योगदान है, उन्हें रूसी क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, लेकिन स्टालिन ने रूस की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लेनिन के कार्यों को जारी रखा। तो जो सबसे बड़ा काम था वो था सामूहिकरण, यानी जो छोटे छोटे खेत थे उनको जोड़कर बड़ा किया गया, जिसको कोल खोज का नाम या सो खोज का नाम दिया जाता है। जितना था उन्होंने लोगों का गांव का दौरा किया, जिनके पास बड़ी जमीनें थी उनसे जमीन ले ली गई, जबरदस्ती उनको जोड़ा गया, लाभ को सभी में समान रूप से बांट दिया गया, लेकिन फिर भी पंचवर्षीय योजनाएं आरंभ की गई, पूरा प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु किसी न किसी तरह लेनिन की जो थीसिस थी उसने रूस में समाजवादी समाज की स्थापना की। ये हमारा पूरा रूस में यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति का था। अब इससे आप देखोगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना, कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर मैं इसको थोड़े से शब्दों में अगर कहूँ, 1917 की रूसी क्रांति और फरवरी क्रांति और अक्टूबर। फरवरी क्रांति में जैसे मजदूरों की हड़ताल कर दी गई, तालाबंदी की, ड्यूमा को भंग कर दिया गया, सम्राट को गद्दी से हटा दिया, ये विशेष उपलब्धियां थी, और अंतरिम सरकार का गठन किया जो हमने पहले ही किया है। अक्टूबर क्रांति में क्या था, बोल्शेविकों के हाथ में सत्ता आ गई, कंजर्वेटिव पार्टी का अंत हो गया, लेकिन फिर से गृह युद्ध की समाप्ति हुई। परंतु जब बोल्शेविकों के हाथ सत्ता आ गई तो उन्होंने क्या किया, समाज में जमीन का पुनर्वितरण किया, उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण हो गया, उनकी स्थिति में सुधार हुआ, अनाज की कीमतें कम करने के लिए उन्होंने कम दामों पर लोगों से अनाज खरीदना शुरू कर दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, सामूहिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, और आम लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हैं, जो असमानता होती थी उच्च और नीच के बीच, उसको समाप्त कर दिया गया, और जन्म पर आधारित विशेष अधिकार और राजतंत्र का पूरी तरह खात्मा कर दिया गया। तो इस प्रकार अप्रैल थीसिस यानी लेनिन के कार्यों के कारण ही रूस में समाजवादी समाज का उदय हुआ, जो अप्रैल रूसी क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। क्लियर? तो अब इसमें आता है कि रूसी क्रांति के रूस में क्या प्रभाव पड़े। जो अभी पॉइंट हमने किए वो रूसी क्रांति के प्रभाव है, और विश्व पर क्या प्रभाव पड़े, यानी विश्व के विभिन्न भागों में साम्राज्यवाद का अंत शुरू हो गया, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, समाजवाद के लिए संघर्ष आरंभ हो गए, द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाजवादी व्यवस्था पूरे जोरों से विश्व के अनेक भागों में फैल गई, दार्शनिकों का, चिंतकों का उदय हुआ, पूंजीवाद का समाप्ति हुई और खात्मा हुआ, कृषि के विकास के लिए, भूमि के पुनर्वितरण के लिए, संसाधनों की समानता के लिए भरसक प्रयास किए गए। तो इस प्रकार रूसी क्रांति समाज के लिए एक महान विरासत छोड़ गई, जो बाद में साम्राज्यवाद के अंत और समाजवाद के उदय में सहायक हुई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।